Hello, boys and girls. A very warm welcome to all of you on Supergrads YouTube channel. Guys, सीरीज होपफुली आप लोग को बहुत अच्छी लग रही होगी जो हम लोग लेकर आए हैं ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आईपी मैट। दो सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अलजेब्रा के और नंबर सिस्टम के। ये है थर्ड सेशन मैथ्स का, जिसको हम बोल रहे हैं अरिथमेटिक। ठीक है। कई स्टूडेंट्स का बेहद पसंदीदा एरिया होता है, राइट, इट्स फेवरेट, बिकॉज वो बहुत आराम से क्वेश्चन बना लेते हैं, चाहे वो परसेंटेज का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का हो, एसआईसीआई का हो, वर्क इन टाइम, एवरेज, दे जस्ट लव इट, राइट, स्पीड डिस्टेंस टाइम। और कुछ स्टूडेंट्स का नहीं होता है। ठीक है। सो आई रियली से कि यार जो क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ नहीं आते हैं, राइट, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज बिल्कुल आपको बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपका हायरनेस अच्छा है तो भी इनको आप जरूर कोशिश करें कि इसको आप बनाएं। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यार कुछ क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के आए थे पिछले कुछ सालों में इंदौर में, राइट, उसमें ऐसा क्या था विच मेड देम ट्रिकी, राइट, क्या कैच था। तो इट्स इट्स गोइंग टू बी फन गाइस, राइट। सो आई होप सभी लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना, और बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दिया होगा, बिकॉज बहुत जरूरी है कि आगे की ये जो सीरीज है, अगले 4-5 महीने बचे हैं आपके पास, इवन इफ यू गॉट बोर्ड एग्जाम्स, बट जब आपको नोटिफिकेशन आता है किसी सीरीज का, किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का, तो आप मिस नहीं करते हो अगर आपने बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दिया हो तो। डू दैट गाइज। ठीक है। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन अरिथमेटिक का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। आई एम गिविंग यू 30-40 सेकेंड्स, ताकि आप थोड़ा एटलीस्ट पढ़ पाए, अच्छे से कोशिश कर पाए, अप्रोच बिल्ड कर पाए कैसे इसको करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये इंदौर का 2023 का क्वेश्चन इसी साल पूछा गया था, दिस ईयर ओनली। सो जस्ट रीड इट प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू क्रैक इट। आई एम गिविंग यू सम टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, assume it is the beginning of the year today. Ankita will earn rupees 10,000 at the end of the year, which she plans to invest in a bank, deposit immediately at a fixed simple interest. ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 0.5% पर एनम, ये ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल वाला, हर साल के एंड में। आगे लिखता है, थर्ड लाइन देखिएगा, हर ईयरली इनकम विल इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज एवरी ईयर, हर साल उसकी इनकम 10,000 से बढ़ जाएगी। एंड द फिक्स्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक ऑन न्यू डिपॉजिट्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 0.5%। जो भी नया डिपॉजिट करेगा, है ना, वो अंकिता, उसके ऊपर 0.5% का ज्यादा ब्याज मिलेगा हर साल का। इफ अंकिता कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट ऑल हर ईयरली इनकम ऑल हर ईयरली इनकम in new bank deposits at the end of each year, the total interest earned by her in INR in 5 years from today, आज से 5 साल बाद, कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स फाइंड इट ट्रिकी, है ना। एक क्लिशेड क्वेश्चन नहीं है, स्कूल टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया इंदौर में। सो जिसका आंसर आ रहे हो प्लीज चैट में लिखिएगा, एड इन चैट बॉक्स। या करेक्ट, this year only, so as in 2023 Indore exam। आंसर्स मेंशन करें। चलो बताएं, देखते हैं, है ना। सो जितना क्वेश्चन पढ़ने में आसान से लग रहा है, राइट, जब बच्चों ने अप्रोच किया तो कुछ ना कुछ वो एलिमेंट मिस कर रहे थे, राइट, या तो थॉरोली पढ़ा नहीं है, या थॉरोली कॉम्प्रहेंड नहीं किया, एग्जैक्टली नहीं समझ पाए थे। सो फ्यू आर गेटिंग 2700, 27,500, 2750, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट के आंसर आ रहे थे, तो उनकी कैलकुलेशन कुछ और जा रही थी, दे वर मिस इंटरप्रिटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, शायद ये वजह रही हुई एग्जाम हॉल में जब कुछ बच्चों से बात की थी, दे वर नॉट गेटिंग द आंसर, which they were not getting the right answer, few of the students, right। So वहां पे कैच था, तो which you all need to understand। So मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिएगा। आप लोगों ने भी सॉल्व कर ही लिया होगा, देखिएगा कितना आप सही हैं राइट आंसर के, राइट सोल्यूशन के। तो हो क्या रहा है, हम लोग साल बना लेते हैं, राइट। ये बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया, ये हमारा एक साल हो गया, लेट्स से यहाँ बिगनिंग या एंड, फर्स्ट ईयर यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे लेट्स से बॉक्स बना लेते हैं। सेकंड ईयर यहाँ खत्म हो रहा है, थर्ड ईयर यहाँ खत्म हो रहा है, फोर्थ ईयर इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, 5 ईयर यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 ईयर खत्म हो रहा है। सो 1 ईयर यहाँ फिनिश होगा, सेकंड ईयर यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ ईयर यहाँ, 5 ईयर यहाँ। अब यहाँ पे इसको 10,000 रुपीज मिलते हैं, ईयर एंड में वो सारे इन्वेस्टमेंट कर देती है, राइट। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे उसने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, 10K बोल दें, 10K उसने इन्वेस्टमेंट किया।
ठीक है, और लिखा हुआ है कि यार 0.5% पर एनम का उसको ब्याज मिलेगा इस पैसे के ऊपर। ये तो इन्वेस्ट कर दिया, अब हर साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, तो इस पैसे पे 4 इयर्स तक उसको फिक्स सिंपल इंटरेस्ट 0.5% का मिलेगा फॉर 4 इयर्स, क्योंकि ईयर एंड पे वो डिपॉजिट कर रही है। तो स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन था कहाँ पे डिपॉजिट करेगी, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ कर रही है, यहाँ पे कर रही है। नॉर्मली हम लोग ऐसा सुनते हैं ना कि यार डिपॉजिट किया तो बिगनिंग ऑफ द ईयर नॉर्मली हम लोग लेके चलते थे, यार कैश था ईयर एंड में, सेकंड ईयर की बिगनिंग में बोल सकते हो आप, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम बोल देते हैं इस पे जो ब्याज मिल रहा है, राइट, दैट इज लिखा हुआ है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे 0.5% सिंपल इंटरेस्ट, तो चलता रहेगा 0.5%, इसके ऊपर बार बार उसको हर साल का मिलेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ लिखा है @0.5% पी डॉट ए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो इस साल जो ब्याज मिलेगा वही अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल सेम मिलेगा, ठीक है। और कितने साल मिला, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट 1 साल का। और क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटू 4 कर दो, इक्वल रहेगा, तो हम इसको इंटू 4 भी बोल सकते हैं। तो इस 10K के ऊपर हमें टोटल इतना ब्याज मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यूल गेट इट, ठीक है। सो इसको कर सकते हो मल्टीप्लाई, 0.5% ऑफ 10,000 करोगे 50 रुपए, 50 × 4 कर लो, या फिर 0.5% को इंटू 4 कर लो, 2% हुआ, वो भी 200 रुपये आ जाएगा। सो इस पैसे के ऊपर जो उसने इन्वेस्ट किया फर्स्ट के एंड में, उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, दैट इज रुपीज 200, समझ गए ना, इट इज 200, क्लियर, दिस इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके। अब यहाँ पे उसकी तनख्वाह बढ़ गई है ना, एट द एंड ऑफ ईयर इसकी तनख्वाह 10,000 और बढ़ गई, तो अब उसकी कितनी हो गई, 20,000 हो गई, ठीक है। तो अब ये सेकेंड ईयर के एंड में पूरा इन्वेस्ट करेगी, लिखा हुआ है कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट ऑल हर ईयरली इनकम, है ना, ऑल हर ईयरली इनकम मतलब 20K उसकी ईयरली इनकम थी सेकेंड ईयर में, पूरा का पूरा वो इन्वेस्ट करेगी सिंपल इंटरेस्ट पे। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है न्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर 0.5% पर एनम से बढ़ गया है। तो पहले कितना था, 0.5%, अब इस साल 0.5% और बढ़ गया है, मतलब 0.5 प्लस 0.5 इज 1%, ठीक है। अब 1% पर एनम उसको ब्याज मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ जो यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, सो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 साल के लिए उसको सेम इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दिस अमाउंट। सो इंटू 3 कर लो, ठीक है। सो ये इंटू 3 हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, 1% इंटू 3, 3%, 3% ऑफ 20, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, इट इज टोटल करोगे तो 600 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 600 ब्याज मिलेगा, है ना। 1% ऑफ 20,000, 200 रुपीज, यहाँ 200 रुपये, यहाँ 200 रुपये, यहाँ 200 रुपये, या 200 × 3 कर लो जो अपन ने किया हुआ है, तो 600 रुपये यहाँ भी मिल गए, ठीक है। सेम गोज हेयर, अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 10,000 और बढ़ गई उसकी इनकम, तो 20 तो पहले से थी, 10 और बढ़ गई, 30 इज द न्यू इन्वेस्टमेंट जो वो यहाँ पे करेगी, 30,000 के लिख रहा हूँ मैं, एट द रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो भी 0.5 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 1.5% पर एनम, करेक्ट। और ऐसा कितने साल मिला होगा उसको ब्याज, 1 और 2, तो इंटू 2 कर लो, क्लियर, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लो, 1.5 × 2 is 3, 3% ऑफ 30 इज 900 रुपीज, 900 रुपये, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 उसकी इनकम और बढ़ गई, टोटल इनकम उसकी 40,000 हो गई, और ब्याज 0.5% और बढ़ेगा, 2% बस ओनली फॉर 1 ईयर, तो इसमें इंटू 1 करो नहीं करो एक ही बात है, 2% ऑफ 40,000 इज रुपीज 800, राइट। सो दिस इज द इजी वे, सो इट इज वॉट, कितना हो गया, दिस 8 8 16 और 9, इट इज 2,500 रुपीज, 2,500 रुपये आपका आंसर होगा, ठीक है। दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दैट इज आज इन इंदौर एग्जाम, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। सो चेक करो, ये भी क्वेश्चन इसी साल आया था वर्क एंड टाइम का, अमीशा, रीड करो, सॉल्व करो, एंड सी व्हाट वाज द ट्रिकीनेस हियर, कहाँ पे कैच था। लेंदी था क्वेश्चन, लेंदी देखकर ही स्टूडेंट छोड़ देते हैं, दे आर नॉर्मली यूज टू, कुछ स्टूडेंट ज्यादा बड़े क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हैं, है ना। तो लेंदी क्वेश्चन से डरो मत, काफी इजी होते हैं, पढ़ने के बाद डिसाइड करो कि बन पाएगा कि नहीं, बिना पढ़े लेंथ के बेसिस पे मत छोड़ा करो इंदौर में। Amisha can complete a particular task in 20 days. After working for 4 days, she fell sick for 4 days and resumed the work on the ninth day, but with half of her original work rate. She completed the task in another 12 days with the help of a co-worker who joined her from the ninth day. The number of days required for the co-worker to complete the task alone would be. I'm waiting for your answers, giving you a minute or so. Try to crack this.
चलो बताएं, देखते हैं किस किस का आंसर आ गया। यहाँ पे आप बोलोगे सर इसमें ट्रिकी क्या था? ट्रिकी ये था, जब नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वर्क इन टाइम टॉपिक पढ़ते हैं, टेक्निक सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं, और जब इनिशियल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें सब कुछ साफ साफ लैंग्वेज में, यू डोंट फाइंड एनी ट्रिकीनेस इन लैंग्वेज व्हेन वी सॉल्व, व्हेन वी इनिशिएट द क्वेश्चन, राइट? शुरुआत में हम प्रैक्टिस करते तब इस क्वेश्चन में कैच ये है कि भाई अंकिता है, राइट, वो एक काम को 20 डेज में कर सकती है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज वो बीमार पड़ जाती है, और कितने दिन के लिए बीमार रहती है वो भी लिखा हुआ है, राइट? शी फेल सिक फॉर 4 डेज, मतलब, है ना, यहाँ पे लिखा है आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, 4 दिन काम किया, 4 दिन के लिए बीमार पड़ गई उसके बाद, ठीक है, दैट मीन शी डिड नॉट वर्क फॉर नेक्स्ट 4 डेज, फर्स्ट 4 डेज काम करके नेक्स्ट 4 डेज उसने कोई काम नहीं किया, राइट? तो इट इज अ रिडंडेंट डेटा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना? जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे इस फोर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? फर्स्ट 4 डेज काम किया, फाइन, बट अगले 4 डेज वो बीमार रही, उससे हमें क्या करना है, राइट? सो there's a trickiness involved in the language, and resume the work on the 9th day, ठीक है? तो बच्चा इतने में ही कंफ्यूज हो जाता है, 4 डेज काम किया, 4 दिन छुट्टी ली, 8 हुआ, 9th डे काम करने आई है, राइट? सो इतने में पढ़ के यार ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले कभी किया ही नहीं। तो इट इज ऑलवेज, इट इज नो, एक इंदौर की एक खास बात है कि वो एक सिंपल से क्वेश्चन को ही नो हाउ, दे नो हाउ टू पैकेज द क्वेश्चन राइटली और ट्रिकीली, राइट? सो इसी से आपको वास्ता पढ़ना चाहिए, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, राइट? तो कि आप, यू शुड नॉट बी नो वरी अबाउट दैट थिंग कि यार ये ट्रिकी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो आपको यूज टू हो जाओगे लैंग्वेज का अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। सो डोंट गो जस्ट बाय द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, 4-5 लाइन का है, कैसे करेंगे, ठीक है? एक बार करके देखते हैं उसको, ठीक है? After working for 4 days, she fell sick for 4 days and resumed the work. Obviously, 4 4 9th डे आएगी वो, बट उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? हाफ हो गई, ठीक है? जो भी एफिशिएंसी उसकी हाफ हो गई, और शी कंप्लीटेड द टास्क। जो भी टास्क अब बचा होगा, है ना, कुछ टास्क तो 4 दिन फर्स्ट 4 डेज में कर चुकी होगी, जो बचा होगा टास्क को वर्कर के साथ मिलकर पूरा करती है, बट उसकी एफिशिएंसी हाफ रहती है जो पहले थी उसकी रिस्पेक्ट। करते कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलसीएम से, यूनिट मेथड से कर सकते हो बाय अज्यूमिंग द वर्क। लेट द वर्क, टोटल वर्क हम अज्यूम करते हैं इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू तो दी नहीं है, सिर्फ वैल्यू हमें 20 डेज में वो काम फिनिश करती है इतना दिया है, तो हम टोटल वर्क को 20 यूनिट्स ही मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट द टोटल वर्क बी 20 यूनिट्स। तो अंकिता, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ अंकिता 20 यूनिट्स काम 20 डेज में करती है, तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो सब बच्चों को पता होना चाहिए, एफिशिएंसी जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना? सभी को पता है बात। तो हम अगर मान रहे हैं कि वर्क 20 यूनिट्स है और 20 डेज में वो काम कर लेती है, तो अंकिता की हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वर्क 20 माना है, 20 यूनिट्स, और टाइम उसको 20 दिन लगते हैं, 20/20, 1 यूनिट्स पर डे। तो हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ अंकिता विद assumption is 20 यूनिट्स डिवाइड बाय 20 डेज, सो इट इज 1 यूनिट्स पर डे। वी कैन से दिस, उसकी हमने मान ली एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, ठीक है? सो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से इन 4 डेज, इन फर्स्ट 4 डेज अगर हम बात करें, फर्स्ट 4 डेज वर्क कंप्लीटेड वुड बी, कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा? वर्क कंप्लीटेड वुड बी, इजी है, उसकी एफिशिएंसी हमको पता है ना, 1 यूनिट पर डे, एंड शी वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? 4 डेज। सो 1 यूनिट पर डे इंटू 4, कितना यूनिट कंप्लीट हो गया? 4 यूनिट्स कंप्लीटेड। इतना यूनिट्स काम खत्म हो गया आउट ऑफ 20 यूनिट्स। तो ये 4 कर चुकी है बीमारी पड़ने से पहले, 20 - 4 कर दो तो हम लोग इजीली बता सकते हैं रिमेनिंग वर्क कितना है, ठीक है? रिमेनिंग वर्क कितना है इजीली, 20 असाइन था, 4 हो चुका है, 16 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है? इतना काम बचा हुआ है। अब वो जो 4 डेज बीच का बीमार थी उससे क्या करना है? तो अब उसमें उसे काम ही नहीं किया, राइट? 9th डे आती है, एफिशिएंसी उसकी 1 नहीं होती है, अब क्या होती है? हाफ हो जाती है, 1/2 हो जाती है, 1/यूनिट्स पर डे, और उसका को वर्कर है, उसकी एफिशिएंसी हमको पता नहीं है, एक्स मान सकते हो, ठीक है? सो अब ये बोलते हैं कि जैसे वो 9th डे काम करते हैं दोनों, को वर्कर एंड अंकिता, सो नेक्स्ट 12 डेज में ये वाला वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो हम ये एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है? उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? अंकिता की न्यू एफिशिएंसी हाफ, 1/2 यूनिट्स पर डे, पहले ये थी, और अब कितनी होगी? 1/2 यूनिट्स पर डे। तो मैंने लिख दिया उसको, 1/2 यूनिट से वो काम कर रही है, उसका जो को वर्कर है नहीं पता, उसकी हम मान रहे एफिशिएंसी एक्स, तो हमने अज्यूम कर ली कि उसकी को वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है? एक्स यूनिट्स पर डे, अज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों की कंबाइंड कितनी हो जाएगी? हाफ प्लस एक्स यूनिट्स पर डे। एक दिन में इतना यूनिट बनाएंगे वो,
और काम कितने दिन किया उन्होंने? 12 डेज। तो ये उनकी कलेक्टिव एफिशिएंसी थी। एफिशिएंसी को उनके डेज से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा वर्क। वर्क कितना कंप्लीट किया? 60 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए। आप बोलेंगे सर कौन सी इक्वेशन है? यही वाली इक्वेशन है। एफिशिएंसी दोनों की कंबाइन ऐड करेंगे इनटू 12। कहाँ से आया? अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आता है? वर्क डन। तो दोनों मिलके अपनी कंबाइंड एफिशिएंसी से 12 दिन काम करते हैं और बच्चा वाला काम फिनिश कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना था? 16। इससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कोवर्कर की एफिशिएंसी मिल जाएगी। निकाल के देखते हैं। सो इट इज हाफ प्लस एक्स, 16/12 हो जाएगा। जिस 4 से कैंसिल करोगे 4/3 हो जाएगा। ठीक है। और x की वैल्यू इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है देख लो। x इज व्हाट? 4/3 माइनस हाफ करेंगे। सो इट इज एलसीएम, इट इज 6। और 8 माइनस कितना हो जाएगा? 8 - 3, राइट? 5/6 यूनिट्स पर डे। ये x की वैल्यू आ रही है। मतलब जो को वर्कर है वो इतने यूनिट्स रोज का बना सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर को वर्कर टू कंप्लीट द टास्क अलोन। मीन्स ये वाला जो टास्क है जो आपने माना था फुल टास्क, अपनी एफिशिएंसी कितने दिन लेगा? तो डेज टाइम पूछा हुआ है। टाइम का फॉर्मूला यहीं से निकलेगा। टाइम क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी निकालोगे? क्योंकि वो को वर्कर की बात हो रही है। तो काम तो को वर्कर को पूरा ही करना है, 20 यूनिट्स, बट अपनी एफिशिएंसी से। को वर्कर अपनी एफिशिएंसी करेगा, 5/6 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 × 6 डिवाइड बाय 5, दैट इज 24 डेज लग जाएंगे। ठीक है। तो दीज टू क्वेश्चन, द प्रीवियस वन एंड दिस वन, वाज आस्क्ड इन आईपी मैट इंदौर 2023। ठीक है, तो कैच सन में इट वाज नॉट डिफिकल्ट। फंडामेंटल वही लग रहे हैं जो सिखाए जाते हैं। जस्ट दैट यू शुड डेयर टू डू। ठीक है, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इट वाज आस्क्ड इन 22। ध्यान से कीजिए, प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर। PCM guys may not find it tricky, they might find it straightforward, but for commerce students, humanities, they might find कि यार ये क्या है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर, ये क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आप स्कूल में तो नहीं करते हो, है ना? 6 7 क्लास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन सुना होगा, इनवर्स सुना होगा, बट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट स्कूल में नहीं करते हैं। बट हाँ, पीसीएम गाइस फिजिक्स वगैरह में करते हैं, आई नो। फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन उन्होंने किए होंगे फिजिक्स में। बट फॉर अदर गाइस इट मे फाइंड यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, बट एक्चुअली डैम इजी है ये। आ भी गया होगा आंसर आप लोग का, बताते हैं आपको। द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जैसा उसने कहा है वैसा आप लिख तो लो। और प्रोपोर्शनलिटी में आप जीरो हो ऐसा तो नहीं, थोड़ी बहुत आपको प्रोपोर्शनलिटी के साइन वगैरह कुछ तो आपको पता ही होगा। उतना ही फर्स्ट लाइन पढ़ के आप कॉस्ट को बोल दो सी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऐसा हो गया, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट्स, वेट का स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू वेट बोल दिया उसके स्क्वायर के। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और प्रोपोर्शनलिटी सबको पता होती है क्या क्या प्रोपोर्शनलिटी होती है, ठीक है ना? सो द अ पीस ऑफ ज्वेलरी वेइंग 10 ग्राम, एक ऐसा ज्वेलरी का पीस है जिसका वेट 10 ग्राम्स है, उसकी कॉस्ट 3600 रुपए। तो बताइए कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी क्या होगा, सेम काइंड उसी टाइप का है, वेइंग 4 ग्राम, जिसका ग्राम 4 ग्राम जिसका वेट है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये जो रिलेशन दिया यही आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है। कैसे करते हैं? प्रोपोर्शनल साइन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ये साइन जब हटता है, इक्वल टू से रिप्लेस करते हो, तो हमेशा कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, कुछ भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस के विल नॉट चेंज। ठीक है, फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ज्वेलरी के विल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज हो गई। अब जब ये आ गया, ये हटा के अपने इक्वल टू लाया, के इज फिक्स वैल्यू फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ज्वेलरी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? C1 फर्स्ट टाइप की ज्वेलरी इज इक्वल टू के, ये चेंज नहीं होगा, इनटू W1 का स्क्वायर। C1 क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ ज्वेलरी। W1 उसकी वेट हो गया, उसका स्क्वायर, के विल नॉट चेंज। ठीक है। C2 दूसरे टाइप की ज्वेलरी जिसकी वो बात कर रहा है, जिसका 4 ग्राम वेट है, इक्वल टू उसके लिए भी ये रहेगा, के विल नॉट चेंज, इनटू व्हाट? W2 उसका वेट जो होगा, स्क्वायर। तो ये बेसिकली इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। क्या होगा? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो के कट जाएगा। के तो कांस्टेंट है, सेम है, इट विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली जब डिवाइड कर रहे हो तो एलएचएस अपॉन एलएचएस क्या आएगा? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 और 2/1 कर सकते हो, एज यू विश। आप करते हो, लेट्स से 1/2 कर रहे हो, C1 डिवाइड बाय C2, एलएचएस डिवाइड हो गया।
के कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा W1 स्क्वायर W2 स्क्वायर, के विल गेट कैंसिल। तो ये चीज जब आपने अगर ऐसा क्वेश्चन पहले किए हुआ है तो आप इतना भी नहीं करोगे, आप सीधे यही लिखोगे एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, सो नथिंग टू वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब जो फर्स्ट है उसकी कॉस्ट दी है 3600, ये दी हुई है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, 10 ग्राम्स उसका वेट हो गया, W1 में लेते हैं एंड दिस इज C1। तो ये हो गया 3600, C1 की जगह रख दिया। C2 हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और W1 कितना दिया हुआ है 10 ग्राम्स, उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और W2 कितना दिया हुआ है, ये लिखा है कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड C2 मान ली इसकी कॉस्ट है ना, वेइंग 4 ग्राम्स, तो W2 है वो 4 ग्राम्स, तो यहाँ पे W2 की जगह रख दिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 स्क्वायर, ये जीरो इससे कैंसिल होगा 16। ठीक है, सो C2 विल गो दैट साइड एंड 100 कैंसिल, 3 6 इंटू 16, यही बचेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो 36 इंटू 16, तो मेरे ख्याल से यूनिट बेस कितना आ रहा है, 6 6 36, एक ही यूनिट बेस 6 आ रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट 576। एक और देखिएगा 21 का क्वेश्चन है ये, एवरेज का। दिखने में फिर से बड़ा क्वेश्चन है, बट बनने में बहुत आसानी से बन जाएगा। 40 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए आप लोग। ट्राई टू क्रैक इट, इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं guys। A class consists of 30 students, ठीक है, each of them has registered for 5 courses, ठीक है, each course instructor conducts an exam out of 200 marks। एक कोर्स का 200 मार्क्स का पेपर है, तो 5 कोर्स का 1000 मार्क्स का हो गया। The average percentage marks of all 30 students across all courses they have registered for is 80%, है ना। तो अगर टोटल मार्क्स, टोटल एक सब्जेक्ट का 200, सो 5 सब्जेक्ट्स टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स है ना। एक स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हुए हैं, एक सब्जेक्ट का 200 है, इंटू 5 कर दो, 1000 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हो गए। The average percentage marks of all 30 students across all courses they have registered for is 80%. So average marks सारे स्टूडेंट्स का जो है, एवरेज स्कोर जो है ना, दैट इज 80% ऑफ दिस। 80% ऑफ दिस इज व्हाट, 80 मार्क्स, 800 मार्क्स। ठीक है, 80% ऑफ 1000 इज 800 मार्क्स ऑन एन एवरेज स्कोर लेकर आए सारे बच्चे। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, 2 of them अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। 2 बच्चे 30 में से जो 2 किड्स हैं, दे अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। होता है नॉर्मली, हम लोग भी रिवैल डालते, तो उन्होंने भी रिवैल डाला। 2 of them apply for revaluation in a course, एक किसी कोर्स में। ठीक है, if none of their marks reduce and the average of, किसी के रिड्यूस नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, जो मार्क्स थे है ना, none of their marks reduced, कम नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, and the average of all 30 students across all courses become 80.2, 80 point, not 80.2 नहीं, 80.02 है, 80.02 of 1000, so ये हो जाएगा 802, करेक्ट। 80.02% of 1000 is 800.2 marks। ये हो गया न्यू एवरेज, न्यू एवरेज मार्क्स बोल सकते हैं, न्यू एवरेज स्कोर बोल दो या मार्क्स बोल दो। ठीक है, आफ्टर रिवैल्यूएशन। कम तो हुआ नहीं है, कम तो नहीं हुआ, लिखा हुआ है ना, कम किसी का नहीं हुआ। ठीक है, बट एवरेज स्कोर कितने से बढ़ गया, 0.2 से बढ़ गया। तो पहले एवरेज स्कोर सारे बच्चों का था 800, अब एवरेज स्कोर हो गया 800.2। सो इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो मुझे चेंज इन एवरेज मिल रहा है, चेंज इन एवरेज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, किसी का कम नहीं हुआ दोनों में से रिवैल्यूएशन में मार्क्स। चेंज इन एवरेज इज वेरी ऑब्वियस, 800.2 माइनस 800, तो चेंज इन एवरेज हो गया आपका 0.2 मार्क्स। ठीक है, तो दिस इज 0.2 मार्क्स।
तो हमें पता होता है कि जो एवरेज आता है वो किस कारण से आता है ना। जो सरप्लस हुआ होगा, नेट सरप्लस जो आया होगा, नेट सरप्लस इन द सिस्टम, नेट सरप्लस ऑफ मार्क्स जो भी रिवैल्यूएशन के कारण आया होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा 30 स्टूडेंट्स के बीच में, तभी एवरेज बड़ा होगा। एंड दिस इक्वल्स टू चेंज इन एवरेज। अगर जिनको नहीं पता है फंडा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, दो बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए मार्क्स डाले, है ना, रिवैल करने के लिए, तो उसमें किसी का कम नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ भी उनको मार्क्स मिले होंगे, तो जो भी इफेक्टिव चेंज हुआ होगा उनके मार्क्स में, सरप्लस, राइट, जो ओल्ड एवरेज था 800, उसके ऊपर उनको जो नेट मार्क्स मिले हैं, राइट, इफेक्टिवली, उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन एवरेज। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन एवरेज हमने निकाल लिया, इट इज 0.2, ठीक है, डिवाइड बाय 30 था। यहाँ पे आ गया नेट सरप्लस मार्क्स। लेट्स से फर्स्ट स्टूडेंट के सरप्लस मार्क्स जो उसको मिले हैं, उसके जो भी उसको मार्क्स मिले होंगे, राइट, उसमें जो एडिशन हुआ होगा सरप्लस मार्क्स उसको जो मिले होंगे रिवेल के बाद, वो ए मान लेते हैं, दूसरे वाले स्टूडेंट का बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी सरप्लस मार्क्स जो भी थे उसमें से जो उनको एक्स्ट्रा मिले हैं, ए मान लिया, दूसरे बच्चे को जो एक्स्ट्रा मिले रिवॉल्यूशन के बाद वो बी मिले, तो ए प्लस बी सरप्लस, ठीक है। नेट सरप्लस ए प्लस बी हो गया, उसको 30 से डिवाइड करेंगे सब लोगों में, तो ऑन एन एवरेज 0.2 बढ़ना चाहिए, तभी एवरेज बढ़ेगा 0.2, ये फंडा होता है, ठीक है। सो ए प्लस बी अल्टीमेटली आ रहा है हमारे पास 6, ए प्लस बी आ रहा है 30 इंटू 0.2 वुड बी 6 मार्क्स। अब बताओ, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया था इन्होंने। यहाँ से पढ़िएगा, है ना। एंड आप पिछले कुछ सीरीज में जो आपने अलजेब्रा देखा या नंबर्स देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा, एवरेज के फंडे लग रहे हैं, ये सब आपको पता होंगे डेफिनेटली, बट आगे कैसे पूछ रहा है वो, आगे पूछ रहा है द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। तो ये कैच हो गया, दिस मेक्स इन दो डिफरेंट, द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन मार्क्स फॉर ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट, किसी भी, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा उससे, ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट, एक किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक बच्चे के मार्क्स मैक्सिमम कितने बढ़ सकते, आप बताओ। ए प्लस बी 6, ये तो कोई दो राय नहीं है, तो पक्का हो गया। किसी के, ये भी लाइन कैच था, नन ऑफ देयर मार्क्स रिड्यूस, किसी का कम नहीं हुआ, ये भी लिखा हुआ है। अब बताओ, कम नहीं हुआ है, हो सकता है किसी का वैसे अदरवाइज कम भी हो सकता है इवैल्यूएशन में, बट कम नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है, बड़ा ही होगा, है ना। इसका चेंज नहीं हुआ, जीरो, इधर ऑफ द किसी भी एक बच्चे का, और मैक्सिमम दूसरे बच्चे का 6 बड़ा होगा, किसी भी फर्स्ट का बढ़ जाए 6 या दूसरे का 6 बढ़ जाए, बट किसी भी भाई एक बच्चे का 6 बड़ा होगा, दूसरे का कुछ नहीं इंक्रीज हुआ होगा इवैल्यूएशन में, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, 6, आंसर वुड बी 6, ठीक है। तो 0 + 6, 6 + 0, किसी भी मैक्सिमम मार्क्स जो बढ़ सकते हैं दोनों में से किसी भी एक बच्चे को 6 होगा, है ना, तभी हमारा 6 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो दैट वाज द क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था एवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन है, 2020 2020 का क्वेश्चन है, अगेन एवरेज। एवरेज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट, कैच इज डिस्टिंक्ट हियर, छोटे छोटे शब्दों से सारा खेल चेंज हो जाता है। इंटीजर, डिस्टिंक्ट, 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज 110 है, स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम इज 100, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लार्जेस्ट इंटीजर, राइट। पिछले क्वेश्चन में ए प्लस बी और 6, अब किसी को मैक्सिमाइज करना है, ए प्लस बी 6 था, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी 6 था, है ना। तो अगर एक को मैक्सिमाइज करना है, किसी भी ए बी में से किसी एक को मैक्सिमाइज, तो दूसरे वाले को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो एक मिनिमम कितना हो सकता है, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं है मार्क्स, नेगेटिव किसी का नहीं हो, रिड्यूस किसी के मार्क्स नहीं हो, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 ही हो सकता है। ए 0 है तो बी 6 ही होगा, तभी इक्वेशन में 6 आएगा। या फिर अगर वो 6 है, ए 6 है, तो बी 0 होगा। तो दोनों में से किसी भी एक का मैक्सिमम मार्क्स कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, ठीक है। ए और बी वाज द इंक्रीज इन द मार्क्स ऑफ ड्यूरिंग रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहा है, बताएं इसका आंसर। 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, एवरेज 110 है, सबसे छोटी संख्या 100 है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीजर, इजी, बन गया, बन रहा है। सबसे छोटा, सबसे छोटा इज 100, मैक्सिमम पूछा हुआ, हेलो, ठीक है, समझ में आ रहा है, करें। सो हम सब अच्छे से जानते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ ऑल द वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस
या डेटा, जो भी आप बोल रहे हैं, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, ऑब्जर्वेशन बोल लो, अगर ऊपर ऑब्जर्वेशन लिखा तो यहाँ भी ऑब्जर्वेशन बोल दो, इज इक्वल टू एवरेज, वी ऑल नो दिस। ठीक है, इन शॉर्ट आप लोग जानते हैं सम को नंबर से डिवाइड करो तो एवरेज आता है, या एवरेज इंटू नंबर करो तो सम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने बोला 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं और एवरेज दिया हुआ 110, तो सम हम निकाल सकते हैं, सम वी कैन ऑब्टेन, कितना है, 5, 5 है ना, 5 आइटम्स है और 110 उनका एवरेज है। सम तो मुझे मिल गया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, सम आ गया 110 इंटू 5, 110 इंटू 5 दैट इज 550। क्लियर, तो उनको क्या मान ले, ABCD मान ले, वैल्यूज को, सम ऑफ नंबर्स A B C D E मान लेते हैं, 5 नंबर्स हैं, उनका सम हो गया, सम 550 है, ठीक है, और उसमें स्मॉलेस्ट दिया हुआ है हमको 100। आ भी गया सबका आंसर मेरे ख्याल से, सबका आ रहा है, ग्रेट, बढ़िया। सो इसमें सबसे छोटा, लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, लेट्स से 100 है, उसको उधर भेजेंगे, तो B C D और E का सम 550, इसको हम 100 ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये स्मॉलेस्ट हो गया, इसको उधर भेजा 550, ए को हम 100 मान रहे हैं, तो ये 450 हो गया, ठीक है। और आपसे पूछा कि यार ई की वैल्यू क्या होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया मैंने, ए सबसे छोटा है, बी बड़ा, सी बड़ा, ई सबसे बड़ा है, और वही पूछा उसने लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, तो बाकी सबको मिनिमाइज करना पड़ेगा कम से कम, और यहाँ पे सब डिस्टिंक्ट है और इंटीजर है, डेसिमल में ले नहीं सकते आप, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है मतलब एक और नंबर को आप 100 नहीं ले सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, 100 इज स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हैज टू बी 101, एंड उसके बाद फर्दर 102, यू कैन नॉट टेक 100 ऑन 100 नहीं ले सकते, ये उसका मतलब हो गया। तो ये अगर मैक्स रखना है आपको, इसको अगर हाईएस्ट रखना है आपको, तो ये सबको लोएस्ट रखो, लोएस्ट क्या हो सकता है, 101 B, 102 C, 103 D प्लस E इक्वल टू व्हाट, 450, ठीक है। तो E की वैल्यू मेरे ख्याल से हाईएस्ट आनी चाहिए, 450 माइनस इन तीनों को वहां ले जाओ, कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 144, विच इज मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, E की वैल्यू आ गई, आंसर इज मैक्सिमम पॉसिबल 144, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन 2020 का अपन ने अभी सॉल्व किया, कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ एंड गेट द आंसर, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, उसी साल पूछा गया था, सेम ईयर, एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे उसी साल, सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज का। बट स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आते, आप सोचो जैसे हम स्कूल में करते थे वैसे ही क्वेश्चन आ जाए बिना दिमाग लगाए, नहीं, यहाँ पे भी फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस पूछा गया आपसे बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट, कितना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया, बताइए। ओके, सो क्या आंसर आ रहा है आप लोग का, बताएं फटाफट गाइस। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। सो बढ़िया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था, सेम ईयर, राइट, तो जो पिछला क्वेश्चन था वो भी 2020 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था, एवरेज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सेम ईयर में पूछा गया था, राइट। द एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 64, जैसे इस लाइन को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि यार समेशन हमको दिया हुआ है, एवरेज दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो सम दिया हुआ है, राइट, 6 इंटू 64 टोटल मार्क्स, या सम ऑफ मार्क्स, बेटर इज सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, इट इज 6 इंटू 64, मल्टीप्लाई करेंगे 360 प्लस 24 इज 384, ये सारे बच्चों का सम टोटल है स्कोर का, ठीक है। और क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट मार्क्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्टेन 70 मार्क्स, एक बच्चे के 70 है, एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स स्कोर्ड 40 और मोर अबव, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लार्जेस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट मार्क्स इज, सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, आपको सेकंड लोएस्ट और सेकंड लार्जेस्ट के बीच में गैप मैक्सिमम रखना है, व्हाट यू डू, यू ट्राई टू कीप द लोअर वन एज लो एज पॉसिबल एंड हायर वन जितने मैक्सिमम आप लेकर आप, तभी आपका गैप बढ़ेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट यू नीड टू मेंटेन, जो समेशन है सबका वो 384 होना चाहिए, दैट इज व्हाट। सो 40 लोएस्ट है, तो सबसे सबसे कम वाले को 40 दे देते हैं, ठीक है, सबसे कम वाले को 40 दे देते हैं, नेक्स्ट क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए 41 दे देते हैं, ठीक है, थर्ड जितना लो रख सकते हैं लो रखने की कोशिश करते हैं, 42 दे लेते हैं, क्योंकि इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट बोला है, डिफरेंट बोला है, तो स्मॉलेस्ट 3 हम लोग ये ले लेते हैं, तो ये आपका सेकंड स्मॉलेस्ट तो फिक्स हो गया, है ना, 3 अपन ने 42 लेके देखा, अभी देखते हैं कि 70 को हम अगर थर्ड पे रख के देखते हैं, ठीक है, और बाकी 2 को हम ए और बी मान लेते हैं, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट को ए प्लस बी मान के देखते हैं, राइट, वी आर कीपिंग 70 एट दिस पोजिशन एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट द टू वैल्यूज व्हिच इज लार्जर देन 70, ठीक है, थिंग्स वुड बी फाइन। तो इसको
इन दोनों को, तीनों को सबसे लो रखने का पॉइंट ये था कि तीनों अगर छोटे छोटे से छोटे रहेंगे तभी ये बाकी को हम मैक्सिमम वैल्यूज दे पाएंगे। 384 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 384 टोटल है, जितना तीन लोग को कम से कम दे दिया आपने, तो अब जो बच्चे यहाँ बच गए हैं आखिरी के दो, राइट, सो दैट वुड गेट मैक्सिमम। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। 384 वाली जो बात है, राइट, वो मैच कर रही है, नहीं कर रही है, ओवरशूट कर रही है, कंडीशन एक बार चेक करना पड़ेगा। करके देखते हैं। हमने कोशिश की कि लोएस्ट रहे और ये लोग हाईएस्ट हो जाए। ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, ये हाईएस्ट है। सेकंड सेकंड लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट 41 है और स्मॉलेस्ट ये है, ठीक है। तो बेसिकली इनके डिफरेंस की बात हो रही है, इनका डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो अब ये तो फिक्स हो गया, ये कितना हाई जा सकता है वो देखते हैं। 70 को अपन ने यहाँ रखा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ मैंने, राइट, सॉरी। सो दिस इज हाउ मच इट इज, इसको जोड़ लेते हैं। इट इज 123 हो रहा है, दिस इज 123 प्लस 70 प्लस ए प्लस बी, सॉल्व करें 384। सो 120 193 हो रहा है, उधर ले जाते हैं, ए प्लस बी 384 माइनस 193। सो इसको देखिए कितना आ रहा है, 4 - 3 किया आपने, इट इज 138, 19 ही हो गया, 191 ही आ गया, ठीक है। सो इट इज ए प्लस बी इज 191, कूल, ठीक है। अब समझने वाली बात है, ए प्लस बी 191 है, आप चाहते हो कि ये हाईएस्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए, इसके हाईएस्ट के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि 191 को बेसिकली आप इसको ब्रेक कर लो, सो दैट दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो बेस्ट वुड बी व्हाट, इसको आप एग्जैक्टली हाफ कर दो, आएगा डेसिमल में तो 95.5 आ जाएगा। तो डेसिमल में वैल्यू होगी नहीं, राइट, सब इंटीजर से चल रहे हैं, सो इट वुड बी, इसको लाने के लिए आप 95 ले लो सेकंड लार्जेस्ट को, 96 इसको ले लो, ठीक है। सो 95 एंड 96 विल मेक 191। तो इन दैट केस ये हो गया आपका लार्जेस्ट और ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 95। सो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, दिस वुड बी 95 एंड दिस वुड बी 96, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट हो गया और ये सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया। यहाँ से देखा, इनका डिफरेंस देखते हैं। 5 - 1 4, 95 41, इट्स लाइक कितना हो गया, 4 एंड 5 54, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। ये आया था 2019 में, 2019 में। Two friends run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meters. If their speeds are in the ratio 3:2, the number of times the winner passes the other is. तो दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, नो डाउट, बिकॉज नॉर्मली हम लोग जब स्पीड डिस्टेंस टाइम करते हैं तो वी डोंट सी कितनी बार क्रॉस करेगा, है ना। हम स्पीड निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, वी डू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड स्पीड, ट्रेन क्रॉसिंग, पासिंग, ऑल दोस थिंग, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब कर लेते हो आप। बट यहाँ पे कितनी बार वो क्रॉस करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। सो देखते हैं किससे बन रहा है क्वेश्चन, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग। क्या रहेगा इस, करेक्ट, ओके। सो फ्यू स्टूडेंट्स आर गेटिंग आंसर राइट, कूल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाइस, स्पीड डिस्टेंस टाइम इज गुड, बढ़िया। लेट्स सी गाइस, देखो 3 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, और जो एक सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ है, वो एक सर्कुलर ट्रैक जो है वो 300 मीटर का है, ठीक है। एक जो ट्रैक है वो 300 मीटर का है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। 300 मीटर का एक ट्रैक है, बट हजार, हजार बोलो 3000 मीटर, दैट इज 3 किलोमीटर जो चल लेगा सबसे पहले कवर कर लेगा, दैट वुड बी विनर। तो जो गेम है, जो रेस है, 3 किलोमीटर की रेस है बेसिकली,
3 किलोमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करें 3000 मीटर्स। ठीक है, तो 10 बार जो इसको पूरा कवर कर लेगा, 10 टाइम्स पूरा एक राउंड कवर कर लेगा, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 राउंड जो कवर कर लेगा सबसे पहले वो जीत जाएगा। क्लियर? सो 300 मीटर का ट्रैक लेंथ है, और पूछा हुआ है इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो 3:2 द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासेस द अदर। ऑब्वियसली यहाँ से एक स्लो पर्सन, एक फास्ट पर्सन, रनर स्लो एंड रनर फास्ट, रनर बोथ विल रन साइमल्टेनियसली, रेस ऐसे ही होती है। रेशियो दिया आपको 3:2, तो ऑब्वियसली कैसे होगा, कैसे वो मिलेंगे, हाउली? तो जो तेज बंदा है वो शुरू से ही लीड ले रहा होगा, लीड ले रहा होगा, लीड आगे ही होगा वो। और मिलने की बात हो रही है, कब मिलेंगे, सोच के देखो कब मिलेंगे, राइट? तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट मीटिंग कब होगी, जब फास्ट वाला बंदा उसको इतना आगे जाए, इतना जाए, लीड लेते जा रहा है, इतनी लीड ले ले कि वो एक ट्रैक लेंथ की इक्वल लीड हो जाए। लीड शुड बी इक्वल टू 1 ट्रैक लेंथ, तो पीछे से जाके फिर वो उसको कैच करेगा, तब बोलेंगे फर्स्ट मीटिंग हुई। दिस इज कॉन्सेप्ट। तो उसको जो लीड लेनी है वो एक राउंड की लीड लेनी है। ठीक है, ही दैट फास्टर वन हैज टू टेक द लीड ऑफ इक्वल टू 1 ट्रैक लेंथ, 300 मीटर की लीड लेनी है उसको। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना चाहिए समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट? सबसे पहले आप तो अज्यूम कर ले सकते हो 3:2 उसकी स्पीड का रेशियो है, तो एफ मतलब फास्ट की स्पीड, एस एफ बोल देता हूँ, और मान रहे हैं 3x। और एस स्लो की बात कर लेते हैं, एस एस स्पीड ऑफ फास्टर, स्पीड ऑफ स्लोअर इज 2x। जब रेशियो दिया हुआ है तो हम 3x 2x के एमपीएस तो मान सकते हैं, या एमपीएस मीटर पर सेकंड मान लो, लेट से मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमने ये मान लिया, रेशियो दिया था इसलिए मान लिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं एक साथ, और हम ये निकालते हैं कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद फास्ट वाला बंदा स्लो वाले को कैच कर लेगा। तो उसको कितने की लीड लेनी पड़ेगी, एक फुल ट्रैक लेंथ की 300 मीटर की लीड लेनी पड़ेगी। और वो लीड रिलेटिव स्पीड से लेगा, क्योंकि दोनों ही भाग रहे हैं, कोई एक बंदा नहीं भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, माइनस करके निकालते हो, है ना, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड है 3x और 2x, इनका डिफरेंस रिलेटिव स्पीड जो होगी सेम डायरेक्शन में, आप उससे निकाल सकते हो कितना टाइम बाद ये मिलेंगे। 3x - 2x इज रिलेटिव स्पीड, दैट इज जस्ट x मीटर पर सेकंड, दैट इज रिलेटिव स्पीड। करेक्ट? आपको कॉन्सेप्चुअली मैं सिखा रहा हूँ ताकि जिनको नहीं भी पता हो वो समझ पाए कि क्या चीज चल रही है। तो टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, यहाँ पे स्टार्ट किया दोनों ने, है ना? एक बंदा भाग रहा है 3x की स्पीड से, एक बंदा भाग रहा है 2x की स्पीड से। अब हम बात करें मिलेंगे कब, टाइम ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो टाइम ऑफ मीटिंग, अगर अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, टाइम ऑफ मीटिंग निकाल सकते हैं हम। क्या करते हैं, जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है फास्ट वाले को, वो है 1 ट्रैक लेंथ के इक्वल, 300 मीटर के इक्वल। ठीक है, और ये वो अकेले अपनी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहा है, रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, रिलेटिव स्पीड इज एक्स। ठीक है, एक्स मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा टाइम आ गया, 300 सेकेंड्स हमारा, 300/x सेकेंड्स हमारा टाइम आ जाएगा, जिसके बाद ये मिलेंगे। आफ्टर दिस मच टाइम दे विल मीट एट द सर्टेन पॉइंट। क्लियर? ये टाइम स्लो वाले को भी लगेगा, ये पॉइंट, ये वाला टाइम फास्ट वाले को भी लगेगा, बोथ विल टेक दिस मच टाइम टू मीट। टाइम ऑफ मीटिंग है ना? मीटर मीटर कैंसल, यू विल गेट 300/x सेकेंड्स आ जाएगा। इतने टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगे। क्या किया, ट्रैक लेंथ को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर, दैट्स इट, यू गॉट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग, बिकॉज दे स्टार्टेड साइमल्टेनियस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? अब ये टाइम, क्योंकि जीतना तो फास्ट वाले को, यही है तो पक्की बात है, 3x वाला ही जीतेगा, विनर तो यही है, यही 10 राउंड कंप्लीट करेगा, यही 3 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, इसमें तो डाउट नहीं ना। ठीक है, तो इतने टाइम बाद फास्ट वाले बंदे ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, निकाल सकते हो? फास्ट वाले ने इस टाइम में कितने, 300/x सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, निकाल सकते हैं? टाइम पता है, उसकी स्पीड हमें पता है, फास्ट वाले की 3x है, मल्टीप्लाई कर दो इस टाइम को, फास्ट वाले की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा उसने डिस्टेंस कितनी चली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फास्टर वन एट द फर्स्ट मीटिंग बाय द टाइम दे मीट फर्स्ट। कितना हो गया, ये उसका मीटिंग टाइम हो गया, इतने टाइम बाद मिला, और चला कौन सी स्पीड से, खुद की स्पीड से, दैट इज 3x। तो x हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, 900 मीटर, 900 मीटर्स ट्रैवल किया होगा। मतलब कितने राउंड लगा लिए उसने, 3 राउंड। ठीक है, 3 राउंड लगा लिए, 900 मीटर चलने पे फर्स्ट मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वापस मिल जाएंगे जब उसने 3 राउंड लगा लिए होंगे। वैसे भी दिख रहा था वो, हालांकि ये 3 राउंड लगाएगा तो ये 2 राउंड लगाएगा। ठीक है, सो वैसे भी यहाँ पे बोलो 900 मीटर, 900 मीटर 3 फुल राउंड। ठीक है, 3 फुल राउंड लगाएगा तो यहाँ पे उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी। करेक्ट? अब क्योंकि दोनों यहाँ पे आ चुके हैं,
तो काइंड ऑफ फिर से ये वाली स्टोरी रिपीट होगी, सेम स्टोरी विल रिपीट। फिर से वो 3 राउंड लगाएगा, सेकंड मीटिंग होगी। ठीक है, तो 900 फिर से चलेगा, यहाँ पे 900 मीटर हो गया ना, 3 राउंड, करेक्ट। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई है तो उसने 900 मीटर चल लिया, फिर से सारी कहानी रिपीट होगी, तो फिर से वो 900 चलेगा, फिर सेकंड मीटिंग होगी 1800, राइट। और उसके बाद फिर फास्ट वाला फिर से 900 मीटर और चलेगा, तो 2700 चल चुका होगा, 2700। अब उसकी थर्ड मीटिंग होगी, करेक्ट। और उसके बाद 2700 मतलब 3 राउंड वो 3 बार मिल चुका है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ उसको 300 मीटर और चलना है, तो पूरा 3000 कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली 900 का कौन सा मल्टीपल 3000 से कम आता है? तो 900, देन अगेन सेकंड मीटिंग होगी तो 1800 चल चुका होगा फास्ट वाला, और उसके बाद थर्ड मीटिंग में 2700 चल चुका होगा फास्ट वाला बंदा। उसके बाद सिर्फ एक राउंड और लगाना है, तो पूरे उसके 3000 राउंड, 3000 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? सो बेसिकली मीटिंग कितनी बार होगी? एग्जैक्टली 3 टाइम्स। ओके, सो आंसर वुड बी 3 टाइम्स। बेसिकली आप 3000 को, है ना, इस फर्स्ट मीटिंग में कितना चला उसने? 900 मीटर चला, तो इसको आप डिवाइड करते हो, है ना, तो 3.33 टाइम्स पता चलता है। तो कंप्लीटली कितनी बार ओवरलैप करेगा, कितनी बार मिलेगा? 3 बार। आंसर वुड बी 3 टाइम्स। ठीक है, बेसिकली 900 का कौन सा मल्टीपल 3000 से छोटा है, वो आपको बेसिकली देखना है। तो यू विल गेट दिस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। Right, guys? So I hope you must have seen all the tricky elements involved in arithmetic problems. ठीक है, so जब भी हम क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, इंश्योर करें कि इस लेवल को हम जरूर टच करें, इस टाइप के क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में विल नॉट फील ओवरवेल्म्ड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड कल हम लोग मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कुछ सीरीज के क्वेश्चन, कुछ फंक्शन के क्वेश्चंस, सेट थ्योरी, विल आई विल ब्रिंग इट फॉर यू राइट टुमारो 8 o'clock। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड डोंट फॉरगेट राइट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। कल मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।